वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूं पूरे फिजिक्स का न्यूमेरिकल, जो हमारे सीजी बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। कोई दूसरा बोर्ड का बच्चा इसको देखेगा तो बोलेगा इतना इजी न्यूमेरिकल कौन से बोर्ड में आता है करके। तो हाँ, हमारे सीजी बोर्ड में ऐसी इजी क्वेश्चन आता है। तो आप लोग देखिए आज पूरा पूरा न्यूमेरिकल सीरीज। इसमें पूरा चैप्टर का न्यूमेरिकल कवरेज रहेगा। हाँ, हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट या 3 पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 40 क्वेश्चंस हैं, तो उतना क्वेश्चन को एक ही लेक्चर में कर पाना पॉसिबल होगा तो मैं कर दूंगा, नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा बच्चों। तो देखिए यहां पे सबसे पहले मैं ये चैप्टर चॉइस किया हूं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का कैपेसिटेंस से क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब यहां से क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, इस नाम से मैं यहां पे कैपेसिटेंस का क्वेश्चन चॉइस किया हूं। तो देखिए यहां पे लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन 10 टू द पावर -4 कूलम चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर। मतलब मेरे को चार्ज कितना गिवन है बताओ। तो मेरे को चार्ज गिवन है 10 टू पावर -4 कूलम, है ना। और इट्स पोटेंशियल बिकम 100 वोल्ट। तो पोटेंशियल इसका बन जाता है कितना बताओ, 100 वोल्ट। तो मतलब एक कैपेसिटर है, इसको मैं चार्ज दिया कितना बताओ, क्यू, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल बन जाता है इतना। तो जानते हो ना, ये डेफिनेशन होता है कैपेसिटेंस का। किसी कंडक्टर को यदि मैं चार्ज देता हूं तो उसका पोटेंशियल उतना इंक्रीज कर जाता है। तो वही बात है, पोटेंशियल इतना दिया तो उसका पोटेंशियल 100 वोल्ट हो जाता है। व्हाट इज कैपेसिटेंस? तो हमको पता है जो कैपेसिटेंस होता है, डेफिनेशन फॉर्मूला पता है, जो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। ठीक है, तो C इक्वल टू Q का वैल्यू कितना है 10 टू पावर -4 और V का वैल्यू कितना है 100। तो एक बात बताओ, यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो ऊपर जाएगा तो इसके साथ जुड़ के -6 हो जाएगा। तो C इक्वल टू -6 फैराड आएगा। और इसी को मैं बोलता हूँ 10 का पावर -6 को 1 माइक्रो फैराड। क्या बोलता हूँ? 1 माइक्रो फैराड। ये आपका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो यहाँ मेरे क्वेश्चन दिया है, क्या बताओ। अर्थ जो है, अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर होता है और इसका मेरे को रेडियस दिया है। तो अर्थ का रेडियस मेरे को दिया है कितना बताओ, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। ऑब्टेन इट्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इन माइक्रो फैराड। तो इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बताना है इन माइक्रो फैराड में बताना है। ठीक है, अब सी बताना है किसका बताओ, अर्थ का कैपेसिटेंस। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे चार्ज तो दिया नहीं है, अब चार्ज नहीं दिया है तो मैं कैसे निकालूं। ठीक है, तो बिना चार्ज के कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं? तो बच्चों निकाल सकते हैं, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हो स्फेरिकल कैपेसिटेंस का, स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ज नहीं है तो आप बोल सकते हो कि C जो है Q पे डिपेंड नहीं करता, स्फेरिकल कंडक्टर का या कैपेसिटर का। अब देखो मेरे को पता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यदि इसका रेसिप्रोकल लूं तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका रेसिप्रोकल लूं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये रखना, गलती मत करना बच्चा। 4 और पाई का वैल्यू 3.14, फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, फिर आर का वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे, दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत गंदा कैलकुलेशन होगा। सबसे बढ़िया तरीका है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हो कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इतना। तो सीधी सी बात है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका रेसिप्रोकल होगा तो 1/9 इन 10 पावर 9 आएगा। ठीक है, अब C इज इक्वल टू, इसका वैल्यू मैं रखूंगा कितना बताओ, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू आर, और आर का वैल्यू मेरे किलोमीटर में दिया है। तो जानते हो किलोमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 10 का पावर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर होता है, इसलिए। तो यहाँ पे आर का वैल्यू रखो कितना बताओ, 6400 इंटू 10 टू द पावर 3। देन इसको कैलकुलेट करो बच्चों, तो क्या आएगा बताओ। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कितना जीरो है, 3 4 5, तो 9 जीरो नीचे में है, 5 जीरो कटेगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, अब 64/9 है, यहाँ 10 का पावर कितना है बताओ, -4। ओके, अब देखो 9 से इसको कटाऊं कितना बार कटेगा, तो 9 7 63, 1 बचेगा, डेसिमल लगाऊंगा 10 हो जाएगा, 9 1 9 1 9 1 ऐसा जाते रहेगा। और 10 का पावर यहाँ पे कितना है, +4 है, सॉरी 10 का पावर +4 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 का पावर -4 फैराड हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसी को मेरे को बदलना है किसमें बताओ, इसी को मेरे को बदलना है किसमें बताओ, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो फैराड में। किसमें बदलना है, माइक्रो फैराड में। तो ये डेसिमल को मैं 2 पीछे ले जाऊंगा तो 711.1 हो जाएगा,
अब ये हो जाएगा 10 का पावर कितना हो जाएगा बताओ, 2 पीछे गया तो इसमें 2 बढ़ के -6 फैराड होगा, और 10 का पावर -6 को अभी बताया था, 10 का पावर -6 को 1 माइक्रो फैराड बोलते हैं, तो 10 का पावर -6 माइक्रो फैराड बनेगा, तो ये हो जाएगा 711.1 माइक्रो फैराड होगा। अब यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है वीडियो में एक बार चेक करना पड़ेगा। तो हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, खैर मैं बोला हूं तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ कितना है 711.1 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड, और इक्वल टू लिखा हूं, फिर क्या है डेसिमल को 2 पीछे ले गया हूं तो 10 पावर -6 हुआ है, और 10 पावर -6 को मैं माइक्रो लिखा हूं, 711.1 माइक्रो फैराड बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, जिसमें व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फैराड दिया है। तो मेरे को दिया है क्या पता है, मेरे को गिवन है यहाँ पे कैपेसिटेंस गिवन है 1 माइक्रो फैराड है। 1 माइक्रो फैराड मतलब 10 का पावर -6 फैराड होता है, 10 का पावर -6 फैराड होता है। अब मेरे को सही पता है क्या है बताओ, यहाँ पे स्फेरिकल कंडक्टर है, तो स्फेरिकल कंडक्टर मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर, और स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है। तो C = अभी जस्ट बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 1/9 10 पावर 9, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 1/9 10 पावर 9 इनटू R, और R का वैल्यू मेरे को निकालना है, और यहाँ पे C का वैल्यू मेरे को दिया है 10 का पावर -6, तो यहाँ 10 का पावर -6 करूँ। अब मेरे को R चाहिए तो ये अपॉन में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई में आएगा 9 10 पावर 9। अब देखिए 9 है, यहाँ पे 6 0 है, ठीक है, माइनस में, और यहाँ कितना है 9, तो 9 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा बताओ 3। इसका मतलब R = 9000 मीटर, या इसी को इतना क्या बोलते हैं बताओ किलोमीटर। अभी बताया था 1000 मीटर कितना होता है 1 किलोमीटर, तो इतना किलोमीटर बोल सकते हो। अब सोचिए, आप सोचते होंगे कि 1 फैराड बहुत छोटा यूनिट है, तो गलतफहमी में हो, कैपेसिटेंस का 1 फैराड जो कैपेसिटेंस है वो बहुत बड़ा यूनिट है। आप सोचिए यहाँ पे सिर्फ माइक्रो फैराड, माइक्रो मतलब समझते हैं 0.00001 फैराड, सोच रहे हो 0.0 के बाद पॉइंट के बाद 6 डिजिट 1 है, यहाँ पे कितना छोटा है, मतलब 1 फैराड का 10 लाखवां भाग है। सिर्फ इतना कैपेसिटेंस है, तो इतना कैपेसिटेंस रखने के लिए एक स्फेरिकल कंडक्टर को 9 किलोमीटर उसका रेडियस रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा 9 किलोमीटर रेडियस रखना पड़ेगा। समझ रहे हो कितना बड़ा साइज होगा स्फीयर का। तो कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट होता है फैराड बहुत लार्ज यूनिट होता है, याद रखिएगा। ओके, तो इसको मैं मिटाता हूं। ओके, तो बच्चों यहाँ मैं क्वेश्चन को लिख लिख के ही यहाँ बताऊंगा, तो आप जब क्वेश्चन लिखूं तो टाइम वेस्ट मत करिएगा अपना, अब भगा लीजिएगा, ठीक है, फॉरवर्ड कर लीजिएगा वीडियो को, जिससे आप सिर्फ क्वेश्चन और सॉल्यूशन देख पाए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय लगेगा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। यहाँ पे है अ स्फेरिकल कैपेसिटर हैज radius 12 centimeter and charge of +2 microcoulomb is given to capacitor. Find capacitance of capacitor. ठीक है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ईच प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is 6 × 10⁻³ meter square. The distance between plates is 3 millimeter. Calculate its capacitance. ठीक है, फिर 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor?
कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये सब 2 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में नहीं आएंगे, 2 मार्क्स के लायक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, छोटा छोटा सॉल्यूशन है सबका, इसलिए इजी इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो स्फेरिकल कैपेसिटर दिया है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, स्फेरिकल कैपेसिटर अभी जस्ट बनाए दो क्वेश्चन, फिर से स्फेरिकल कैपेसिटर आया और स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस दिया है मेरे को 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर में है तो बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 12 और 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2 मीटर। याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2 मीटर, हमेशा एसआई यूनिट में करना पड़ता है। और चार्ज मेरे को दिया है कितना यहाँ पे बताओ, 2 माइक्रो कूलम। तो हमको पता है स्फेरिकल कैपेसिटर पे चार्ज का कोई नीड नहीं है हमको। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का वो होता है 4πε0 × R। हमें बताया था इसका वैल्यू आपका कितना होता है बताओ, 1/9 10⁻9 और R का वैल्यू मेरे को दिया है कितना, 12 × 10⁻²। ओके, तो 12 को सामने लाओ तो 12/9 आएगा, 12/9 आएगा। अब +9 ऊपर जाएगा तो इसके साथ माइनस जाएगा तो 10⁻² - 9। अब 3 से कटेगा 4 टाइम में, 3 से कटेगा 3 टाइम में। अब 4/3 होता है, 4/3 होता है 1.33333 जाएगा और 10⁻11 फैरेड आ जाएगा। ठीक है, और चाहोगे तो डेसिमल को एक पीछे ले जाओ तो 13.33 होगा और 10⁻12 फैरेड होगा। और 10⁻12 को बोलते हैं बच्चों पिको फैरेड, तो 13.33 पिको फैरेड बोल सकता हूँ। एक पिको फैरेड होता है 10⁻12 फैरेड, यही बात याद रख लो। ठीक है, इतना कैपेसिटेंस होगा। अब देखिए द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इतना दिया है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरीके का, तो ये एक प्लेट है ये दूसरा प्लेट है, इन दोनों का एरिया सेम है और जो कितना दिया है मेरे को बताओ, कितना दिया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज 3 मिलीमीटर। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस मेरे को दिया है, डी का वैल्यू कितना 3 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को एसआई यूनिट में मीटर में लिखेंगे तो 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर, 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर, ख्याल में रखिएगा। ओके, तो मेरे को कैपेसिटेंस निकालना है, तो मेरे कैपेसिटेंस का वैल्यू पता है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आता है ε0A/b होता है। अब ε0 का वैल्यू मेरे को पता है 8.85 × 10⁻12 होता है और एरिया मेरे को पता है यहाँ पे दिया है 6 × 10⁻³ और डिस्टेंस डी दिया है मेरे को कितना बताओ, 3 × 10⁻³ तो 10⁻³ कटेगा, 3 1 सार 3 2 सार कटेगा और 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई 10, 1 इधर आया, 2 का 8 से 16 17, 1 इधर आया, 2 का मल्टीप्लाई 8 से 16 और ये हो जाएगा 17, तो मल्टीप्लाई हुआ बचेगा यहाँ 10⁻12 फैरेड। अभी जस्ट बताया था 17.7 और 10⁻12 होता है पिको फैरेड, ये आपका क्या होगा बच्चे आंसर। तो इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ लास्ट देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, तो लास्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है 12 पिको फैरेड, कितना बोला है 12 पिको फैरेड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का वैल्यू मेरे कैपेसिटेंस दिया है कितना बताओ, 12 पिको फैरेड। तो अभी जस्ट बताया 12 पिको को कन्वर्ट करना है आपको एसआई यूनिट में, तो पिको को हटाएंगे तो 12 और 10⁻12 फैरेड आएगा। बताया था, क्या बताया था यहाँ पे, एक पिको फैरेड 10⁻12 फैरेड होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे पिको फैरेड को बदला तो 10⁻12 फैरेड आ गया। अब किसके अक्रॉस लगा है बताओ, 50 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस, तो 50 वोल्ट यहाँ पे क्या लगा है बताओ, बैटरी लगा है। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर में, वो क्या होगा हमको पता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ये जो होता है U = ½ CV² होता है, ½ CV²। 3 फॉर्म होता है, 1/2 Q² होता है, एक और होता है 1/2 Q × V होता है, 3 फॉर्म होता है। बट ये फेमस है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है, वैसे ही आपका पोटेंशियल एनर्जी ½ CV² होता है करके इसको ज्यादा फेमस है, ज्यादा याद रखते हैं। तो U = 1/2, C का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे कितना है बताओ, 12 × 10⁻12 और V का वैल्यू रखिए कितना है 50, स्क्वायर है तो बच्चे इसका स्क्वायर कर दो, 2 से कटेगा 6 बार में, तो U = 6 10⁻12 और 50 का स्क्वायर होता है 2500। अब 2500 का मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 25 का 6 से मल्टीप्लाई 150 होगा 150 और 00 अलग से है 00 और 10⁻12 इतना जूल आएगा। अब देखिए डेसिमल यहाँ पे डेसिमल को आगे ले जाना है, तो आगे ले जाएंगे तो 1 2 3 4, तो 1.5 किया और 4 आगे गया तो इसमें 4 कम हो जाएगा, तो 4 कम होगा तो 10 का पावर माइनस कितना आएगा बताओ, 8 जूल आएगा और यही बच्चों आपका क्या होगा आंसर होगा।
ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं, तो आप फिर आगे भगा लीजिएगा, फॉरवर्ड कर लीजिएगा। इसमें जो भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7th नंबर, 3 कैपेसिटर्स of 1 microfarad, 2 microfarad and 3 microfarad are combined in first in series और सेकंड दिया है इन पैरेलल। एक बार सीरीज में कनेक्ट करेंगे, फिर एक बार पैरेलल में। ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस in each conditions। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कनेक्ट द 3 capacitance each of capacitances 3 microfarad so that we can get first 9 microfarad और सेकेंड है 4.5 microfarad। ठीक है, अब देखिए फिर यहां मैंने बोला है क्या बताओ, 3 कैपेसिटर ऑफ 1 microfarad, 2 microfarad, 3 microfarad आर कंबाइंड इन सीरीज इन पैरेलल। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले लेते हैं, पता है इन सीरीज में। किसमें लेते हैं बताओ? इन सीरीज में। तो 3 कैपेसिटर है, तो 1 2 3 कैपेसिटर ले लिया। कितना है? 1 2 और 3 माइक्रोफैरड है। तो C1 है 1 माइक्रोफैरड, फिर C2 है 2 माइक्रोफैरड और C3 है 3 माइक्रोफैरड। अब इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमको पता है सीरीज में C1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसके कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस आता है वो रेसिप्रोकल होके जुड़ता है। तो यहाँ पे 1/1 डालो, 1/2, 1/3। इन सब का एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा बताओ? 6। कितना आएगा? 6। तो इसके अपॉन में 1 है तो 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 6 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे इसको 3 आएगा, और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो कितना आएगा बताओ? 9 2 11/6 तो 1/C इक्विवेलेंट। अब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो कितना आएगा बताओ? ये हो जाएगा 6/11 माइक्रोफैरड। तो बच्चा ये तुम्हारा आंसर होगा। अब देखिए यहीं पे आपको दूसरा केस ले लो। दूसरा केस क्या है बताओ? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं इन तीनों को रखूंगा तो कैसा दिखेगा बताओ? ये ऐसा एक के ऊपर एक आएगा, पहला दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा। तीनों को मैं पैरेलल कर दिया, ये हो गया C1 C2 C3। ये कितना है? 1 2 और 3 माइक्रोफैरड है। तो मेरे को पता है पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्ट जुड़ जाता है। ये 1 प्लस 2 प्लस 3 डायरेक्ट जुड़ेगा और ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। ये मेरा आंसर होगा। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन मेरे क्या बोल रहा है? देखिए ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ कैन वी कनेक्ट द 3 कैपेसिटेंस ऑफ ईच ऑफ कैपेसिटेंसेस 3 माइक्रोफैरड। मतलब 3 कैपेसिटेंस है, C1 C2 C3 और तीनों इक्वल है किसके बताओ? 3 माइक्रोफैरड के। अब मैं तीनों कैपेसिटर को कैसे जोड़ूं कि मेरे को इक्विवेलेंट कितना मिले बताओ? 9 और 4.5 मिले। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक होता है कि मैं 3 कैपेसिटेंस को कैसे कनेक्ट कर सकता हूं। एक 4 पॉसिबल यहाँ पे कनेक्शन किया जा सकता है 3 कैपेसिटेंस का। ठीक है, सबसे पहला कनेक्शन किया जाता है सीरीज, ये पहला हो गया। फिर दूसरा किया जा सकता है, क्या पता है, 2 को सीरीज में कर देते हैं और तीसरा के साथ पैरेलल कर देते हैं। ठीक है, और उसका तीसरा नंबर कर सकते हैं 2 को पैरेलल में कर देते हैं, फिर इसका जो कॉम्बिनेशन आता है उसको तीसरे के साथ सीरीज में, और चौथा पॉसिबिलिटी है चारों के चारों को क्या कर सकते हैं अपन? पैरेलल। क्या कर सकते हैं? पैरेलल। ओके, अब देखो ये 3 3 3 है, ये भी 3 3 3 3 3 3, सब 3 3 है। मेरे को 9 चाहिए, तो 9 कब मिलेगा बताओ? जब तीनों को जोड़ेंगे। कितना 3 3 3 9 आएगा कि नहीं आएगा? बट सीरीज में डायरेक्ट नहीं जुड़ता। डायरेक्ट किस में जुड़ता है बताओ? पैरेलल में, C1 प्लस C2 प्लस C3। तीन चारों में पैरेलल कौन है? ये वाला। तीन सबको जोड़ेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा बताओ? 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9।
तो 9 मेरे कैसे मिलेगा बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें मिलेगा बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब देखो मेरे को 4.5 चाहिए, तो 4.5 चाहिए, तो एक बात बताओ, सीरीज में जोड़ूंगा तो 1/c इक्विवेलेंट उल्टा हो जुड़ेगा, तो 1/3 1/3 1/3 हो जुड़ेगा, और ये हो जाएगा 3/3, और कटेगा तो कितना आएगा 1। तो मेरे को 1 तो चाहिए नहीं, तो सीधी सी बात है ये रिजेक्टेड है, ये तो हो नहीं सकता। अब देखिए दो सीरीज में है, दो सीरीज में है तो सी डैश निकाल लेते हैं सीरीज का। तो इन दोनों सीरीज निकालेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 कितना आएगा बच्चा, 2/3। फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, सी डैश इक्वल्स टू 3/2 कितना आएगा, 1.5। तो इन दोनों का सीरीज कितना आएगा बताओ, 1.5, और इसके साथ पैरेलल में है तो ये जुड़ेगा। 3 को 1.5 से जोड़ोगे तो कितना आएगा 4.5। तो बिल्कुल ये सेलेक्ट है, मतलब ये दोनों कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, ये दोनों कनेक्शन पॉसिबल है। तो देखिए इसी को मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे, कैसे पता है सॉल्यूशन पे। C1 C2 C3 मेरे को दिया है कितना, 3 माइक्रोफैरड। तो फर्स्ट क्या करेंगे पता है अपन, इफ C1 C2 and C3 are connected in parallel, तीनों को मैं कनेक्ट कर दिया किसमें बताओ, पैरेलल में, इस तरीके से। और तीनों को कनेक्ट किया, C1 C2 और C3 को पैरेलल किया, तो इसका इक्विवेलेंट कितना है बताओ, C1 प्लस C2 प्लस C3, और इस तरीके से 3 प्लस 3 प्लस 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 9 माइक्रोफैरड आएगा, जो कि मेरा क्या होगा बताओ आंसर। तो पहला आंसर क्या है बताओ, 9 माइक्रोफैरड पाने के लिए तीनों को मेरे को किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में करना पड़ेगा। क्लियर बात। अब दूसरा क्या है बताओ, दूसरा मेरे को 4.5 चाहिए, तो 4.5 चाहने के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा पता है, इफ 2 कैपेसिटर क्या कैपेसिटेंसेस क्या C1 and C2 are connected in series, are connected in series and combination is connected in parallel with across, किसके अक्रॉस पैरेलल लगेगा बताओ, C3 के साथ। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे 2 को सीरीज में कर दिया और इसके साथ इसका अक्रॉस लगा दिया, तीसरा को पैरेलल में, ये C1 C2 और ये क्या हो गया C3। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ C1 C2, कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C2 क्या होगा, तो इसको निकालेंगे 1/c डैश इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, तो कितना है 1/3 प्लस 1/3, तो बच्चा हो जाएगा 2/3, तो 1/c डैश, तो c डैश कितना आएगा यहाँ पे 3/2, तो कट के कितना आएगा 1.5 माइक्रोफैरड आ गया। अब नाउ ये सी डैश हो गया, कौन सी डैश हो गया, ये दोनों मिलकर सी डैश बन गया, तो ये सी डैश हो गया बच्चा, इसके क्रॉस लगा है क्या बताओ C3, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा सी डैश प्लस C3, सी डैश कितना है 1.5, C3 कितना है 3, कितना मिलेगा 4.5 माइक्रोफैरड, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो बनाने का ट्रिक मैं बताया था, 3 कैपेसिटर है तो हमेशा उसको 4 पॉसिबल वे से डायग्राम बना दिया करो, चारों में सॉल्व करके देखो, जिसमें आंसर आ गया वही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ओके चलिए इसको मिटा देता हूं अब मैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। पहला है यहां पे इस तरीके से, ये A है, ये B है, ये सब 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है। दूसरा कनेक्शन है इस तरीके से, ये हो गया A, ये B, सब 2 है, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। तीसरा है इस तरीके से, ये A है, B है, सब 2 माइक्रोफैरड है। अब फोर्थ नंबर है मेरे पास, ये A है, ये B है, 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, फिर ये 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है। ओके इतना कॉम्बिनेशन है जिसको मेरे को सॉल्व करना है। ओके तो देखिए सॉल्यूशन मैं यहां से शुरू करता हूं, सबसे पहला वाले का सॉल्यूशन। तो पहला वाला हम देखिए 2
2 माइक्रो फैरड आर इन पैरेलल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सर्किट में? देखो इस सर्किट में ये दोनों किसमें बताओ? पैरेलल में। तो उस पैरेलल का कॉम्बिनेशन निकाल लो सी डैश, और सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 मतलब 2 प्लस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? 4 माइक्रो फैरड हो जाएगा। अब वही सर्किट आपका कैसा दिखेगा? ऐसा। तो ये आपका 2 माइक्रो फैरड हो गया। ये कितना आ गया बताओ? इन दोनों कॉम्बिनेशन कितना आ गया बताओ जुड़ के? 4 माइक्रो फैरड, और लास्ट वाला भी कितना है? 2 माइक्रो फैरड। ये ए है, ये बी है। अब इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालोगे तो तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में सी ए बी निकालना है आपको। तो 1/2 1/4 प्लस 1/2 करके होगा, जुड़ेगा। ठीक है, ओके। एक काम करो, इसके अपॉन में 4 है तो इसको भी 4 बनाओ, तो ऊपर नीचे 2 को मल्टीप्लाई करके होगा, तो 2/4 लिख सकते हो, 1/4। इसको भी लिख सकते हो 2/4। सबके अपॉन में 4 है तो 2 1 3 2 5 ऐसे हो के जुड़ जाएगा 1/CAB। और इस तरीके से CAB का रेसिप्रोकल लोगे तो आएगा 4/5 माइक्रोफैरड, या इसको 0.8 माइक्रोफैरड बोल सकते हो। ठीक है। अब सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर में क्या है बताओ? ये तीनों किसमें है? सीरीज में, और इसके साथ किसमें है? पैरेलल में। ठीक है, तो तीनों सीरीज में है तो उसको पहले सॉल्व कर लो। तो 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर आर इन सीरीज। तो इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा उसको मान लेते हैं अपन सी डैश। तो 1/C डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। रेसिप्रोकल होकर जुड़ता है सीरीज में, जानते हो आप लोग। अब ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2 ऊपर 3 आ जाएगा, तो 1/C डैश। इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या हो जाएगा? 2/3। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इतना माइक्रोफैरड हो जाएगा। अब 2/3 को मैं बोल सकता हूं बच्चों कितना? 0.66 माइक्रोफैरड बोल सकता हूं। ठीक है, ओके। अब ये तीनों मिलके क्या बन गया? ये तीनों मिलके बन गया 0.66। तो ये सर्किट ऐसा दिखेगा, ऐसा, और ये ऐसा, और इसको मैं ले रहा हूं सी डैश, और ये है तुम्हारा कितना बताओ? 2 माइक्रोफैरड। ये ए है और ये बी है। तो यहां सी ए बी निकालो तो कितना हो जाएगा? ये दोनों पैरेलल में है, जुड़ जाएगा। सी डैश प्लस 2, सी डैश कितना है? 0.66 प्लस 2, तो आ जाएगा 2.66 माइक्रोफैरड। ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बचा 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं, इन दोनों को। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या है? तीसरा नंबर में ऐसा लग रहा है तीनों सीरीज में है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। तीसरा नंबर का सर्किट को आप देखोगे, ऐसा ऐसा दिख रहा है मेरे को। ठीक है, इसके ऊपर से एक वायर चल दिया है, यहाँ नीचे से गया है, ये 2 2 2 दिया है, ये ए है, ये बी है। ध्यान समझिए, ये वायर ऐसा जाता है तो पोटेंशियल सेम रहता है बच्चा। यहाँ पोटेंशियल ए है तो यही पोटेंशियल यहाँ से आके यहाँ पे आ जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल मान लो बी है तो यहाँ से वायर से ऐसा करके यहाँ पे बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, पूरा खाली है, तो ए यहाँ पे रुकेगा नहीं, ना ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल सेम होगा। वैसे ही यहाँ भी कोई कैपेसिटर नहीं है बीच में, यहाँ पे पूरा वायर है, तो बी ही यहाँ पे आके आ जाएगा। अब इसको मैं रीड्रॉ करूंगा, क्या करूंगा? रीड्रॉ करूंगा। तो रीड्रॉ करूंगा, देखो मैं यहाँ बनाऊंगा ए और दूसरा बनाऊंगा इधर बी। देखिए ए और बी, ये ए है, ये बी है, इसके बीच में 2 है, तो इसके बीच में मैं ला दूंगा 2। फिर यहाँ पे बी है और यहाँ ए है, उसके बीच में 2। ये रहा बी, ये रहा ए, इसके बीच में कितना है बताओ? 2। फिर यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो ए और बी के बीच में फिर 2 है, तो ए और ये बी, इसके बीच में कितना आ गया बताओ? 2। तो एक बात बताइए, वही सर्किट जो सीरीज में दिख रहा था वो किसमें आ गया बताओ? पैरेलल में। अब यहाँ पे सी ए बी निकालो तो क्या होगा? तीनों तीनों जुड़ जाएगा, तो 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा बताओ? 6 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब ये आखिरी वाला देखो। तो फोर्थ नंबर में क्या है बताओ सर्किट में? फोर्थ नंबर देखो, यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। अब ये सीरीज में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या बताओ? 1/C डैश इक्वल टू 1/3 + 1/6। ठीक है, तो 1/C डैश क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉल्व करोगे तो 6 + 3/18 आएगा। रेसिप्रोकल लोगे तो C डैश इक्वल टू 18 ऊपर और नीचे ये दोनों का सम कितना है? 9। कट के कितना आएगा? 2 माइक्रोफैरड आएगा। ठीक है, अब ये दोनों भी किसमें बताओ? सीरीज में। एंड 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। अब ये सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट को मान लेते हैं C डबल डैश। तो 1/C डबल डैश इक्वल टू 1/2 + 1/2। तो आधा आधा कितना हो जाएगा? 1। और C डबल डैश का रेसिप्रोकल लोगे तो अभी भी कितना आएगा? 1 माइक्रोफैरड आएगा। अब देखो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक दूसरे क्या है बताओ? पैरेलल है। तो हियर यहाँ पे ऊपर क्या है बताओ? C डैश और नीचे में क्या है? C डबल डैश।
ये सी डैश है, ये सी डबल डैश है, और ये ए है, ये बी है, तो ये दोनों किसमें बताओ पैरेलल में, तो सी ए बी निकालना है, तो ये दोनों पैरेलल में जुड़ जाता है, तो सी डैश प्लस सी डबल डैश, सी डैश कितना है मेरे बताओ 2 है, और सी डबल डैश है कितना बताओ 1, तो जुड़ के कितना देगा मेरे को 3 माइक्रोफैरड देगा। इस तरीके से सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ था, ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। ऑन कनेक्टिंग द एंड्स ऑफ सेल टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohm, its potential difference dropped from 50 volt to 40 volt. Calculate the internal resistance of cell. Internal resistance of cell. तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे फिर मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पता है? 3 रेजिस्टर्स जो कि मेरा 11वां नंबर का होगा। 3 रेजिस्टर्स 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel. तो यहाँ बोला है पहला फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, और दूसरा मेरे को फाइंड करना है यहाँ पे वो है क्या? करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, मैं थोड़ा इंक भर लेता हूं इसमें। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। 10 नंबर का है। ऑन कनेक्टिंग एंड्स ऑफ सेल टू अ रजिस्टर 20 ohm। मान चलिए यहां पे एक सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये ईएमएफ होता है, ठीक है। अब इसी को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, किसे बताओ? इसी सेल के अक्रॉस कनेक्ट कर रहा हूं एक रजिस्टर, ऐसा। तो पहले सेल ऐसा था, अब इस सेल के अक्रॉस मैं एक रजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूं जिसका रेजिस्टेंस कितना है बताओ? 20 ohm। कितना है बताओ? 20 ohm। ऐसा क्वेश्चन मेरे बोल रहे हैं, पढ़ के देखिए। ऑन कनेक्टिंग द एंड्स ऑफ सेल, तो ये दोनों सेल का एंड्स ये है, एंड्स है। इस एंड में कनेक्ट कर रहा हूं क्या बताओ? 20 ohm रेजिस्टेंस। तो 20 ohm रेजिस्टेंस कनेक्ट किया कि नहीं किया? तो इसके बाद ये किया, तो बोल रहा है क्या? जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 वोल्ट से ड्रॉप हो कितना हो गया बताओ? 40 वोल्ट। तो देखिए ये अभी ओपन सर्किट है, तो इसमें करंट कितना है बताओ? 0। अब जब इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा रेजिस्टेंस से, तो यहां से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, तो देखो जब करंट 0 होता है तब पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, तो टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल ईएमएफ के इक्वल होगा, जो कितना हो बताओ? 50 वोल्ट। और जब इसको कनेक्ट कर दूंगा रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, ये भी क्या करेगा? पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। अब पोटेंशियल ड्रॉप करेगा तो इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो कितना हो जाएगा? 40 वोल्ट। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि मेरे को ईएमएफ पता है कितना है बताओ? 50 वोल्ट है, और मेरे को पता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को पता है कितना है? 40 वोल्ट है। मेरे को पता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरे को पता है कितना है बताओ? ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है कितना? 20 ओम। मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बच्चों इसी में एक रिलेशन होता है इन चारों के बीच में कि इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ईएमएफ अपॉन वोल्टेज माइनस 1 होता है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरे कितना है बताओ? 20 ओम, और ईएमएफ कितना है बताओ? 50, और वोल्ट कितना है बताओ? मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताओ? 40 माइनस 1। अब देखिए 20 है, इसका मल्टीप्लाई इससे 1 से कीजिए, तो 50 माइनस 40 अपॉन कितना आएगा? 40। अब देखिए 20 से कटे कितना बार में? 2 बार में। 50 में 40 घटेगा 10, 10 बाई 2 कितना होता है बताओ? 5। ये हो जाएगा 5 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ? 5 ओम होगा। कितना होगा? 5 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 रेजिस्टर्स, ये कभी नहीं आया है, बट मेरे को लगता है कि क्या पता इस टाइप क्वेश्चन बने हैं, तो आप लोग से बनना चाहिए। ये तो 10th लेवल का क्वेश्चन है, फिर मैं बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे 3 रेजिस्टर है, कनेक्टेड है किसे बताओ? पैरेलल में। तो 3 रेजिस्टेंस बनाओ, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, अभी कितना है बताओ? 2 ओम, ये 4 ओम, अभी कितना है? 5 ओम।
इसको ले सकते हो R1, इसको ले सकते हो R2 और इसको ले सकते हो R3। अब ठीक है, कनेक्टेड है। अब इसके अक्रॉस को पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास दिया है कि नहीं दिया है, मैं लिख नहीं पाया हूं क्या? क्वेश्चन में मिसिंग है बच्चे, क्या इसके अक्रॉस को पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख नहीं पाया हूं, जो कि मेरे से गलती हो गया। ठीक है, मैं कुछ भी करके इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं अपने से मान लेता हूं। इसके अक्रॉस बैटरी है और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताओ? इसको मान लेते हैं 20 वोल्ट है। कितना है बताओ? 20 वोल्ट है। तो मान लेते हैं यहाँ पे अक्रॉस 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी का बोल सकते हो, उसके अक्रॉस उसको जोड़े। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा था क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक पता नहीं रहेगा तब तक करंट नहीं निकाल सकते। करंट निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का जानना जरूरी है। तो 20 वोल्ट में ऐसा ले लिया हूं। ठीक है, अब देखिए 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। अब एक करंट यहाँ से फ्लो होगा तो करंट यहाँ पे करंट को तीन रास्ता मिलेगा, एक ऊपर I1 जाएगा, एक इधर I2 जाएगा और एक इधर I3। तो करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। अब वापिस से तीनों करंट यहाँ से जुड़ के फिर से करंट I1 जाएगा। तो मेरे को सबसे पहले क्या क्या बताना है बताओ? मेरे को बताना है टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला काम क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए कैपेसिटर में जो सीरीज कनेक्शन था तो टोटल कैपेसिटेंस आता था 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो कैपेसिटेंस में सीरीज में होता था, तो रेजिस्टेंस में ये पैरेलल में होता है। तो रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है, यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जोड़ मत देना डायरेक्ट पैरेलल है करके, कैपेसिटेंस में जुड़ता है, तीनों पैरेलल में रहता है, कैपेसिटेंस तो जुड़ जाता है, बट रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल में वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू ये कितना है बताओ? 2। ये कितना है? 4। ये कितना है? 5। अब देखेंगे इन सब का एलसीएम कितना है बताओ? तो 20 आएगा, सीधा बात है। तो 2 से 20 डिवाइड होगा तो 10 आएगा, 4 से 20 डिवाइड होगा तो 5 आएगा और 5 से डिवाइड होगा तो 4 आएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? ये जुड़ के 19/20 और इसका रेसिप्रोकल लोगे बच्चे, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा 20/19 ओम आएगा। इतना इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा। अब एक बात याद रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो 20 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस भी होगा। अब सिंस मेरे को पता है V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू क्या होता है बताओ? V/R। तो ठीक है, तो I1 करंट निकालना है, मान के चलिए मेरे को I1 निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ? V/R1। तो V कितना है बताओ? 20 और R1 कितना है मेरे को बताओ? तो R1 मेरे को पता है, यहाँ पे R1 मेरे को पता है कितना बताओ? 2। तो कट के कितना आएगा? 10 एम्पियर। वैसे I2 निकालना है तो V/R2, तो V कितना है? 20 और R2 कितना है बताओ? 4। तो कट कितना है बताओ? यहाँ पे 5 एम्पियर। वैसे I3 निकालना है तो I3 इक्वल टू V/R3 होगा, तो V कितना है? 20 और R3 कितना है? 5। कटाएंगे तो कितना आएगा? 4 एम्पियर। अब करंट क्या है? टोटल करंट निकालोगे, मान के चलो टोटल करंट इसमें पूछा नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ। टोटल करंट निकालेंगे तो टोटल करंट क्या होगा? तो ये I तीन पार्ट में टूटा है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 आएगा। तो I1 कितना है बताओ? 10। I2 कितना है? 5। ये कितना है? 4। जोड़ेगा कितना आएगा? 19 एम्पियर। और इसको जस्टिफिकेशन करना है तुमको, तो निकाल लो टोटल करंट इक्वल टू क्या होता है? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है? 20। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 20/19। 20/19। तो ये 20 कटेगा और ये 19 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? 19 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे 19 एम्पियर, यहाँ पे 19 एम्पियर, मतलब मेरा सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16th नंबर, कितना नंबर तक बता चुका हूं मैं? 11, तो 12 हो गए। तो 12 नंबर, अ प्रोटॉन एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 टेस्ला एट एन एंगल 30 डिग्री विथ वेलोसिटी 2 into 10 to the power 7 meter per second. Calculate force acting on proton. Acting on proton. प्रोटॉन में फोर्स एक्ट करने वाला बताना है, कितना लग रहा है करके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2.5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू 30 सेंटीमीटर long wire. The wire is placed perpendicular
टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म MF लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 into 10 to the power minus 4 टेस्ला, obtain magnitude of force acting on wire, magnitude of force acting on wire। ओके, तो देखिए यहां पे क्या है, a proton enters in magnetic field, तो क्या बोल रहा है बताओ, एक मैग्नेटिक फील्ड B दिया है मेरे को, कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B बोलते हैं, जो कितना दिया मेरे को 2.5 टेस्ला, तो 2.5 टेस्ला, कितना एंगल दिया है बताओ, थीटा मेरे को दिया है 30 डिग्री में, वेलोसिटी दिया है कितना बताओ, तो वेलोसिटी दिया है मेरे को 2 into 10 to the power minus +7 मीटर पर सेकंड दिया है मेरे को दिया है। और क्या बोला है, प्रोटॉन, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन मेरे को पता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज होता है एक प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है। तो कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन, तो मेरे को पता है ये मैग्नेटिक फील्ड है B, और यहाँ पे Q चार्ज थीटा एंगल बनाते हुए दौड़ता है, तब इसमें जो फोर्स लगता है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा, जो कि इसका वेक्टर फॉर्म होता है Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V, बट यहाँ पे थीटा दिया है ऑलरेडी, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो Q का वैल्यू 1.6 10 का पावर माइनस 19 होता है, V का वैल्यू बच्चों आपको पता है यहाँ पे 2 into 10 to the power 7 है, और B का वैल्यू भी आपको पता है कितना है बताओ, 2.5 है, और साइन थीटा में थीटा पता है 30, तो साइन थीटा की जगह डाल दो 30। अब देखिए 1.6 है, 10 का पावर देखो माइनस 19 प्लस 7, तो 19 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा, -12, कितना बचेगा -12, और 2 का मल्टीप्लाई 2.5 से करो, तो 2 का 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5, अब साइन 30 होता है 1/2। अब देखिए 5 का 16 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 80, डेसिमल है तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 10 पावर माइनस 12 इंटू 1/2 है, और 2 से कटे कितना टाइम में 4, तो कितना आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 न्यूटन आएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके। अब इसको देखिए, देखो बच्चों कैलकुलेशन को गंदा हम खुद करते हैं। अब कोई बच्चा है यहाँ पे 1.6 का 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, डायरेक्ट मत करो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। 2 का 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल गायब होगा, देख लो 5, फिर 1.6 का 5 से मल्टीप्लाई करो फिर से डेसिमल गायब हो जाएगा 8। खैर यहाँ पे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करते फिर भी हो जाता, बट मैं बोलता हूँ आसान रास्ता अपनाना चाहिए हमेशा। इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए करंट मेरे को दिया है 2.5 एम्पियर, करंट मेरे को दिया है 2.5 एम्पियर, मतलब कितना हुआ है 5/2 एम्पियर बोल सकते हो चाहोगे तो। फ्लोइंग थ्रू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, तो जो वायर है उसका लेंथ दिया है मेरे कितना बताओ 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 का पावर माइनस 2 मीटर ले आओ। ठीक है, तो मान चलो एक करंट कैरिंग वायर है, आई फ्लो हो रहा है, इसका लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ का L है, इसको रख दिया हूँ किसी मैग्नेटिक फील्ड में। कैसा रखूँ बताओ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रखूँ, तो मान के चलो ये मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसके परपेंडिकुलर ये रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मेरे को दिया है कितना बताओ 4 इंटू 10 का पावर माइनस 4 टेस्ला दिया है, और मेरे क्या दिया है बताओ कि परपेंडिकुलर रखा है, परपेंडिकुलर रखा है, इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अब जानते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो वो एक्सपीरियंस करता है क्या, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि मैग्नेटिक फोर्स होता है ILB sin थीटा होता है। अब I का वैल्यू मेरे को दिया है कितना बताओ 5/2, 2.5 बोलो चाहे 5/2, L का वैल्यू दिया है मेरे को 30 into 10 power minus 2, 30 into 10 power minus 2, अब B का वैल्यू दिया है 4 into 10 to the power minus 4, और यहाँ पे साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू दिया है 90। ठीक है, ये 2 से कटेगा कितना टाइम बताओ 4 2 टाइम में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बताओ 150 इंटू यहाँ पे अलग से 2 है, और 10 का पावर माइनस 2 और माइनस 4 जोड़ कितना हो जाएगा -6, और यहाँ पे 90 कितना होता है 1 sin 90, इन दोनों को मल्टीप्लाई आएगा 300, 10 का पावर -6। अब देखिए इतना न्यूटन है, 2 जीरो इसको मैं दे दूंगा तो कितना आएगा 3 इंटू 10 का पावर, 2 जीरो से घटेगा तो 10 का पावर -4 न्यूटन, ये आपका क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से बन जाएगा, ये 4th चैप्टर का हो जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, यदि बना तो इस टॉपिक से बन सकता है, तो इसको मैं मिटा देता हूं अब। ओके, ये क्वेश्चन अ मैग्नेटाइज्ड वायर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M
is bent in shape of L at L by 3 of its length. Calculate the magnetic moment. A wire of length L carrying current I is bent in the form of a circle. What will be its magnetic moment? ठीक है, और एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। 16 नंबर है ये। द लेंथ of a magnetized iron rod is L and its magnetic moment is M. When it is turned in a half circle, what is its magnetic moment? ठीक है, ओके, इसको भी डील करते हैं। देखिए, ठीक है, यहीं तक मैं बताता हूं, फिर बाकी आगे का नेक्स्ट लेक्चर में शूट करूंगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन और आखिरी आज के लेक्चर में। तो सॉल्यूशन देखिए। A magnetized wire of magnetic moment M is bent in the shape of L. मान चलो एक मैग्नेटाइज्ड वायर है, तो मैग्नेटाइज्ड वायर है तो इसके पास 2 पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा क्या होगा यहाँ पे साउथ पोल होगा। मान के चलिए इसका लेंथ कितना है, L है। अब इसको मैं क्या कर दिया, बेंड कर दिया। किसमें बेंड कर दिया बताओ, L शेप में, ऐसा। ठीक है, ऐसा। तो इस शेप में इसको मैं मान चलो बेंड कर दिया, तो बच्चे ये नॉर्थ पोल मान के चलो ऊपर में था और ये साउथ पोल मान के चलो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ बेंड हुआ है तो 100% आपका यहाँ पे क्या आ सकता है बताओ, नॉर्थ और साउथ आ सकता है। खैर उसको छोड़ो, नीड नहीं है। मेरे को बोला है, पता है क्वेश्चन में, अ मैग्नेटाइज्ड वायर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट M है, उसको बेंड कर दिया L शेप में, जिसमें L/3 है ना, L/3 ऑफ इट्स लेंथ। तो बेंड वाला जो ये वाला पार्ट जो बेंड हुआ है वो कितना है पार्ट बताओ, L/3। तो पूरा लेंथ L है, ये L/3 है, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा यहाँ से यहाँ बताओ, 2L/3। ये दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, देखना। ठीक है, तो सिंस मेरे को पता है मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ मैग्नेट, तो पोल स्ट्रेंथ निकालूंगा तो M इक्वल टू क्या आएगा, बड़का M/L। ये आएगा, बिल्कुल आएगा, हाँ। अब न्यू मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होता है M डैश इक्वल टू हो जाएगा M इंटू लेंथ। अब लेंथ देखा जाए तो याद रखो, जो न्यू मैग्नेट बना है इस शेप में, तो उसका लेंथ कैसे लेंगे, तो नॉर्थ और साउथ पोल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चा। ये जो लेंथ होता है, ये लेंथ M इंटू L जो होता है, L जो होता है नॉर्थ और साउथ पोल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे L है, डायरेक्ट सीधा लाइन। लेकिन यहाँ पे N और S के बीच में ये वाला लेंथ नहीं आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका ये है। कौन है ये, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो यहाँ कितना है बताओ, अंडर रूट इसका स्क्वायर 2L/3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा L/3 का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, इनटू में कितना है बताओ, यहाँ पे अंडर रूट 2L/3 का स्क्वायर प्लस L/3 का स्क्वायर। अब देखिए M इंटू कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4L स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे L स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो M इंटू बचा ये 9 सेम है तो अपॉन में आ जाएगा, और 4 और 1 जुड़ कितना हो जाएगा 5L स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब मेरे को पता है यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ M में निकाल के रखूँ कितना है, बड़का M/L। तो बड़का M/L, यहाँ भी बड़का M/L लिख देते हैं। अब M डैश में निकाला हूँ तो M डैश इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ देखो बड़का M/L है और इंटू 5 रूट में रहेगा और L स्क्वायर में तो रूट से बाहर, और 9 का रूट कितना होता है बताओ 3। L कटेगा तो कितना आएगा बताओ, ये आएगा √5M/3। यही आंसर होगा। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I।
ठीक है भाई, मान लेते हैं यहाँ पे एक मेरे पास वायर है, इस वायर में करंट कितना है बताओ I, और इसका लेंथ मेरे को दिया है कितना बताओ L। ठीक है भैया, इस बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, अब इसको बेंड कर दिया किसमें बताओ, एक सर्कल में। अब सर्कल में बेंड करेंगे तो इसमें करंट तो I रहेगा ही रहेगा क्योंकि इसमें करंट है, तो सर्कल में बेंड कर दिया तो इसका रेडियस आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब देखो इसका लेंथ मेरे को पता है लेकिन रेडियस वहां पे पता नहीं है, क्योंकि सर्कल बन गया तो रेडियस क्या होगा मेरे को पता ही नहीं है। तो सबसे पहले बात मेरे को यहाँ पे रेडियस निकालना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर यहाँ पे इक्वल हो किसके बताओ, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। तो लेंथ ऑफ वायर कितना है बताओ, यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर मेरे को दिया है L, कितना दिया है L, और सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का 2 पाई r, तो r निकालोगे तो ये 2 पाई मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में आएगा, तो L अपॉन कितना आएगा बच्चा 2 पाई आएगा, आ गया। अब देखिए किसी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है I इंटू ए होता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप इज इक्वल टू होता है m इज इक्वल टू होता है I इंटू ए, तो I इंटू ए क्या होता है एरिया, तो इस लूप का एरिया क्या होगा सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो बच्चा I पाई और आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो L का स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या होगा 2 का 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पाई पाई कटा जो बचा उसको लिख दो, तो m इक्वल टू बचा कितना है आप बताओ I L स्क्वायर अपॉन 4 और पाई कटा है एक ठोक तो एक ठोक पाई बचा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर, इस तरीके से बन जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ मैग्नेटाइज्ड आयरन रॉड। ठीक है भैया, यहाँ पे एक मैग्नेटाइज्ड आयरन रॉड है जिसका लेंथ मैंने दे दिया है कितना बताओ L, एंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट M है, तो जब भी दिया है तो m इक्वल टू लिख दो छोटका m इंटू L, और यहाँ से निकाल लो छोटका m, तो बड़का m के अपॉन में आ जाएगा L, तो बड़का m अपॉन क्या आएगा बताओ L आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू क्या होता है लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ओके, अब व्हेन इट इज टर्न इन अ हाफ सर्कल, तो इसको हाफ सर्कल में टर्न कर दिया, तो देखो अब इसी को मैं हाफ सर्कल में टर्न कर दूंगा तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बताओ, बिल्कुल आएगा, ये ऐसा आएगा। तो बताओ यहाँ पे नॉर्थ पोल था और यहाँ कितना था बताओ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल आएगा और यहाँ क्या आएगा साउथ पोल। अब देखिए ये नॉर्थ और साउथ पोल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बताओ, इसका डायमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ रेडियस होगा, तो डायमीटर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो एक बात बताओ रेडियस मेरे पता है क्या यहाँ पे, नहीं, लेकिन इसका लेंथ पता है तो इसका सर्कमफेरेंस मेरे पता चल जाएगा। यहाँ पे जो हियर लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा किसके बताओ सर्कमफेरेंस के, सर्कमफेरेंस के, और सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा तो लेंथ कितना है बताओ L, और ये क्या है बताओ हाफ सर्कल, तो पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r, तो हाफ सर्कल का 2 को हटा दो पाई r, तो यहां से r निकालोगे तो क्या होगा पाई इसके अपॉन में, तो L अपॉन कितना आ जाएगा पाई, L अपॉन क्या आएगा पाई। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे m डैश, तो क्या हो जाएगा बताओ m इंटू इसका लेंथ, लेंथ किसका नॉर्थ और साउथ पोल के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इसका डायमीटर, तो इतना r है तो इतना भी r होगा, तो r जोड़ कितना हो जाएगा 2r, और m का वैल्यू मेरे को पता है कितना है बताओ बड़का m बाई एल, m का वैल्यू पता है बड़का m बाई एल, और 2 और r का वैल्यू पता है l बाई पाई, कितना है l बाई पाई, तो l कटेगा तो कितना मिलेगा बच्चा, मेरे को मिलेगा यहाँ पे 2m अपॉन पाई, यही आंसर है। ठीक है, तो बच्चों मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बाकी डाउट भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।